अपना सब्जेक्ट चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट लो। इसके अंदर अपने पहले क्या कर चुके हैं भी, मेन जो इंसेंशियल है इसके कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं आवश्यक तत्व, वो अपने कर रहे हैं, जैसे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कौन कॉम्पिटेंट पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ये सारी चीजें अपने पढ़ते हैं। उसके बाद बारी आती है, जैसे प्रपोजल आपने पढ़ा, एक्सेप्टेंस क्या होता है और कम्युनिकेशन क्या होती है, कब प्रपोजल कंप्लीट होता है, कब नहीं होता, कब वापस लिया जा सकता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आपका एक टॉपिक आता है भी, आप कह सकते हो कंसेंट क्या होती है, ठीक है, जिसको आप सहमति कहते हो, कंसेंट, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो अधिनियम है उसमें स्वतंत्र सहमति कब मानी जाती है, फ्री कंसेंट कब मानी जाती है। तो देखो, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उसके गठन के लिए जो पार्टी है उसकी कंसेंट का होना जरूरी है। और कंसेंट, ओनली कंसेंट होना जरूरी ही नहीं है, उसका फ्री भी होना जरूरी है। भाई सहमति तो जरूरी है ही, लेकिन उसका स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। अगर फ्री कंसेंट ना हो तो फिर एग्रीमेंट क्या माने जाते हैं, वॉइड या वॉइडेबल, कौन कह रहा है वॉइड? कोर्ट आपको किसने कह दिया ये है? तो जो कंसेंट है, सम्मति है, सहमति है, उसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 13 के अंदर, सेक्शन 13 के अंदर इसको डिफाइन किया गया कि कंसेंट है क्या। ओनली कंसेंट के बारे में कि दो या उससे ज्यादा व्यक्ति सम्मत हुए तब कहे जाते हैं जब वे किसी एक बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं। एक बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं तब कहा जाता है कि दोनों सहमत हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरी पासबुक है मैं आपको 200 रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो? आप कहते हो कि हाँ मैं 200 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो कोई एक ही बात है और एक ही भाव है, रेट प्राइस सब कुछ दोनों के लिए सेम, दोनों उस पर एग्री होते हैं, तो इसको सहमति कहा जाता है। भाई एक ही बात पर एक ही भाव से सहमत होना, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकारों की पहचान, विषय वस्तु और सह व्यवहार के नेचर के संबंध में दोनों पक्षकारों के मन में किसी प्रकार की भिन्नता ना, मतलब कोई मैं कुछ और सोच रहा हूं, आप कुछ और सोच रहे हो, नहीं, एक ही बात एक ही भाव, ठीक है। बाला देवी बनाम शांति मजूमदार, इसमें एक आप कह सकते हो अनएजुकेटेड लेडी द्वारा अपने भतीजे के पक्ष में एक डीड, ये इस समझ के साथ लिखा गया था कि वह जो डीड है वह प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो एक दान पत्र था, गिफ्ट डीड था। उस लेडीज का इंटेंशन नहीं था गिफ्ट देने का, कभी भी नहीं था, ठीक है। ना ही वो डीड उसको पढ़कर सुनाया गया या समझाया गया। कोर्ट ने उसे अपरिवर्तनीय माना, क्योंकि उस विलेख पर दोनों पक्षकारों की जो समझ थी वो अलग अलग थी। अब लेडी जो है वो उसके बारे में क्या था कि ये कागज जो है इस पर मैं क्यों साइन कर रही हूं कि ये जो मेरा रिश्तेदार है ये इसलिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी आप कह सकते हो कि ये मैनेजमेंट करेगा, इसका प्रबंध करेगा, इसकी देखरेख करेगा, ठीक है। और वो एक्चुअल में थी क्या? अब जो ले रहा था उसको तो पता था कि ये गिफ्ट डीड है, ना ही उसको पढ़ाया गया ना ही समझाया गया लेडीज को, तो यहां पर भाव अलग अलग थे। लेडीज ने कह दिया कि कोर्ट में साहब मैं तो कभी इसको चाहती नहीं थी, मैं इसको गिफ्ट के बारे में ना ही मुझे पता था। तो यहां ये चीज आती है, तो देखो कंसेंट क्या होता है कि एक ही बात पर एक ही भाव से दो व्यक्ति सहमत होते हैं, दोनों के मन में एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती, तब उसको कंसेंट कहा जाता है, सहमति कहा जाता है।
अब कहते हैं कि जो कंसेंट होना ही काफी नहीं है, उसका फ्री होना भी जरूरी है। फ्री कंसेंट होना जरूरी है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि स्वतंत्र सहमति। सेक्शन 13 क्या कहता है? ओनली कंसेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 14 किसको डिफाइन करता है? फ्री कंसेंट को, स्वतंत्र होनी चाहिए। अब स्वतंत्र सहमति कौन सी है? किसको आप फ्री कंसेंट कहोगे? जो आप कह सकते हो कि 15 सेक्शन 15, 16, 17, 18 और मतलब प्रपीड़न, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के अंदर नहीं है, इनसे मुक्त है तो वो कंसेंट फ्री मानी जाएगी। फ्री मानी जाएगी, इनसे मुक्त है। ठीक है, तो सेक्शन 15 में क्या है? प्रपीड़न। प्रपीड़न क्या होता है? जिसको आप कोर्शन कहते हो, क्या होता है? भाई सीधी सी बात है। हाँ जी, हाँ। हाँ, देखो आप किसी को इंड्यूस कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, ठीक है, उसको कोई काम करने के लिए मजबूर कर रहे हो, ठीक है। भाई आपका आपका कोई भी कंडक्ट किसी व्यक्ति पर एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। भाई सीधी सी बात, धमकी देना, ठीक है, डिटेन करने की या कोई भी आप कह सकते हो, वो प्रपीड़न के अंदर आएगा। जैसे एक केस आप अभी आपने बोला, रंगनायकमा वर्सेस अलवर चेट्टी। इसमें क्या था? 13 साल की लड़की, उसका पति, क्योंकि पहले चाइल्ड मैरिज होती थी, उसका पति एक्सपायर हो गया था, ठीक है। और उसके जो मतलब ससुराल वाले थे, उनको ये लगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी ले जाएगी, ये तो उसकी रीमैरिज हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी तो इसका पति का हिस्सा तो इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, उनके दिमाग में एक बात आ गई कि हम इस लेडीज को, इस लड़की को बच्चा गोद दिलवा दें, ठीक है, कोई भी रिश्तेदार का, कोई भी, और बाद में वो प्रॉपर्टी का वारिस बन जाएगा। तो मतलब जबरदस्ती धमका कर, ठीक है, बेसंस्कार नहीं होने देंगे, ये है। तो वो उस समय उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो वो मान गई, बच्चा गोद ले लिया। तो क्या वो फ्री कंसेंट से लिया गया था? नहीं लिया गया था। हाँ, नहीं लिया गया था। भी फ्री कंसेंट से होना जरूरी है। स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र सहमति होनी जरूरी है। दूसरी चीज है असम्य कसर, अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है? हाँ, हाँ, हाँ। जैसे आप कोई बढ़िया मोबाइल लेकर आए, मैंने कहा ये लो, कितने का है? आपने कहा 20,000 रुपए का, ठीक है। मैंने कहा ये लो, 2,000 रुपए दे दो। आप कुछ बोलोगे क्या? ठीक है, फिर बढ़िया। हाँ, तो देखो, अंडर इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव, असम्यक असर। असम्यक असर क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में, मतलब दूसरी पार्टी उसके प्रेशर के अधीन है, उसकी इच्छा को वो बदल सकता है, इतना उसका उस पर प्रभाव है, ठीक है, ऐसी स्थिति हो, और वो उस स्थिति का अनुचित फायदा प्राप्त करता है, तो वो अंडर इन्फ्लुएंस कहलाता है। जैसे कि कई रिश्ते होते हैं पति पत्नी का, ठीक है, अब पति पत्नी से कहता है कि यहां साइन कर दे, ये कर दे, तो वो पूरा विश्वास करती है, हाँ भी गलत नहीं करेगा। पिता पुत्र का, स्वामी नौकर का, ठीक है, स्वामी नौकर, ठीक है, मालिक ने कहा आ तेरे एक पॉलिसी करवाते हैं, कर साइन, तो उसकी बेचारे की एक मकान था वो भी अपने नाम करवा लिया। तो देखो अंडर इन्फ्लुएंस। भूस्वामी किराएदार, लैंडलॉर्ड टेनेंट, ठीक है, वकील और क्लाइंट। अब मान लो भी आप कोई केस आपने देखा होगा कोर्ट के अंदर भी, जो क्लाइंट है वो पूरा विश्वास करता है अपने वकील पर,
और बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। कई कागजों पर साइन करवाए जाते हैं। कभी क्लाइंट ये नहीं पूछता ये किस लिए साहब, इसमें क्या लिखा है, यहाँ साइन कर दे भी, यहाँ साइन कर दे, ये कर दे, ये कर दे। कोरे कागज में भी हो जाते हैं कई बार भी, कल को एप्लीकेशन देनी पड़ी तो यहाँ साइन करके दे जा। तो देखो वहां पर अगर मान लो भी वकील कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले ऐसे साइन करवा कर, या कोई भी प्रॉमिस ले ले उससे, तो बाद में जब वो केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट देखते क्या, जज साहब क्या कहेंगे, देखो दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, क्लाइंट और वकील का। अब क्लाइंट कह रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, ये धोखे से हुआ या कुछ ऐसा, तो वहां पर कहेगा कोर्ट, न्यायालय कहेगा कि अंडर इन्फ्लुएंस है, अनुचित प्रभाव है, कि आपके अंदर रिश्ता ही ऐसा है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट, ठीक है। और जैसे ग्रामीण महिला, पर्दानशीन महिला। अब मान लो कोई लेडीज है पर्दानशीन, पर्दानशीन किसको कहते हैं? हाँ, पर्दा करती है, जैसे पहले था, अब तो हाँ 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 चोट कटना। तो देखो पहले लेडीज भी ज्यादा एजुकेशन में नहीं थी, और जीरो के बराबर थी एजुकेशन, ठीक है। कुछ एक लेडीज थी, मतलब धीरे धीरे हुआ विकास महिला का। अब मान लो भी पर्दानिशीन लेडीज है, वहां पर वो पूरा विश्वास करती है घर वालों पर, जो जिस पर वो डिपेंड करती है, तो वहां उससे कुछ लिखवा लिया जाए या कुछ ऐसा। और कोई अनएजुकेटेड है, डिपेंडेंट है किसी पर, उससे कुछ लिखवा लिया, तो देखो अंडर इन्फ्लुएंस है, अंडर इन्फ्लुएंस माना जाएगा। तो कोर्ट क्या देखेगी, दोनों के बीच में रिश्ता, ठीक है। जैसे कि सेठानी वर्सेस माना, इसमें एक सेल डीड एग्जीक्यूट हुआ, और सेल डीड एग्जीक्यूट करने वाली जो महिला थी वो अनएजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ब्लाइंड थी, ठीक है। और वो मतलब उस पर डिपेंडेंट थी, ठीक है। और जो सेल डीड एग्जीक्यूट करवाया उसके अंदर किसी प्रकार का कंसिडरेशन भी उसको महिला को नहीं दिया गया था। तो कोर्ट ने देखते पता लगा लिया कि हाँ ये अंडर इन्फ्लुएंस है, वे एक महिला जो आप पर डिपेंडेंट है, ब्लाइंड है, अनएजुकेटेड है, ठीक है। सेल डीड एग्जीक्यूट किया, उसने आपको प्रॉपर्टी बेची, उसके बदले में आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है आपने उसको कुछ लाभ दिया हो, कंसिडरेशन। तो कोर्ट ये मान के चलता है कि ये अंडर इन्फ्लुएंस है, अनुचित प्रभाव है, ठीक है। तीसरी चीज आती है सेक्शन 17, फ्रॉड, कपट। कपट के से मतलब बाय फ्रॉड कोई आप किसी की कंसेंट ले लेते हो, वहां भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। कपट किसको कहते हो? फ्रॉड क्या होता है? वे किसी सत्य बात को छिपाते हो, ठीक है, उसे अनुचित फायदा अभिप्रापित करना, मतलब कोई झूठ बोलकर कोई फायदा प्राप्त करना, ये फ्रॉड के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे डेयरी बनाम पीक, इसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात के सत्य होने का कथन करता है जो सत्य होने के बारे में उसका विश्वास नहीं है, जैसे मैं आपसे कोई बात कहता हूं और कहता हूं कि आप इस पर विश्वास कीजिए, और मुझे पता है कि जो मैं बात कह रहा हूं वो झूठी है, ठीक है, वो झूठी है, और या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है, ठीक है। और ऐसे स्टेटमेंट से इंड्यूस होकर, उत्प्रेरित होकर दूसरा कोई व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है और उसको कोई मतलब नुकसान होता है, क्षति होती है, इंजरी होती है, तब कहा जाएगा कि वो फ्रॉड है, फ्रॉड है, धोखे से, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैंने बेच दी है किसी व्यक्ति को, और मैं ये कहता हूं कि यह प्रॉपर्टी आप खरीद लीजिए। अब इस फैक्ट को छिपाते हुए कि ये पहले से बिक चुकी है, ठीक है, तो सीधी सी बात है कि मैं क्या कर रहा हूं, आपसे फ्रॉड कर रहा हूं। तो आपकी सहमति कैसे ली है मैंने? बाय फ्रॉड। फ्रॉड के अंदर क्या चीज आती है? धोखा करने, ठीक है, उसका इंटेंशन होना, धोखा देने का इंटेंशन होना, झूठे फैक्ट किसी के सामने पेश करने, तथ्य, ठीक है, झूठे, और किसी फैक्ट को छिपाना, जानबूझकर उसको डिस्क्लोज नहीं करना, ठीक है। पालन के आशय के बिना किया गया कोई वचन, मतलब कोई मैं प्रॉमिस करता हूं लेकिन मेरा उस प्रॉमिस को फुलफिल करने का कोई इंटेंशन नहीं है, कोई इरादा नहीं है।
और कोई भी ऐसा मतलब कार्य करना इसके अंदर आता है, वो फ्रॉड के अंदर आ सकता है। ठीक है, फ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति जिसका एक पुत्र है लेकिन इलेजिटमेट है, इलेजिटमेट है, ठीक है, अब वो उसकी शादी कराने के लिए ये फैक्ट पेश करता है कि ये मेरा जायज पुत्र है, मेरी औलाद है, मेरा जायज लेजिटमेट चाइल्ड है, तो देखो वो भी फ्रॉड होगा, भाई धोखा तो दे रहे हो। जैसे आप कहते हो कि मैं बहुत बढ़िया जॉब करता हूं साहब, ठीक है, शादी का प्रपोजल रखा किसी के सामने, इतनी सैलरी है, मैं ये हूं, मेरा रिलीजन ये है, ये है, ये है, झूठ बोला, शादी कर ली, तो क्या किया है? फ्रॉड किया है, धोखा किया है। ठीक है, क्या साइलेंट रहना फ्रॉड है? हाँ जी, इसमें दो बातें हैं। जहां पर बोलना आपकी जिम्मेवारी हो तो वहां पर साइलेंट रहना फ्रॉड है, वहां पर साइलेंट रहना फ्रॉड है, जहां पर जिम्मेवारी हो आपकी बोलना। ठीक है, जैसे स्मिथ बनाम ह्यूज के मामले में डिसाइड किया गया, जहां विक्रेता पर विक्रय संबंधी प्रत्येक बात को प्रकट करने का उसकी लीगल उसकी लाइबिलिटी है। आप कोई चीज बेच रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपकी ये लीगल लाइबिलिटी है कि आप उसके अंदर जो भी फॉल्ट है या कोई मिस्टेक है या कुछ भी बात है उसको डिस्क्लोज करो, लेकिन आप जानबूझकर वहां पर चुप रहते हो तो वो मान लो फ्रॉड है। लेकिन जहां बोलना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी ड्यूटी नहीं है, वहां साइलेंट रहते तो वो फ्रॉड नहीं है। जैसे केविट एम्प्टर का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, क्रेता सावधान रहे। अब मान लो कोई, मैं दुकानदार हूं, आप मेरे पास आए और कहा कि मुझे ये सामान चाहिए, तो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, ये लो देख लो भैया। अब उसमें जो भी फॉल्ट है या कुछ है या नहीं वो आपके सामने, ठीक है, तो केविट एम्प्टर क्या कहता है कि क्रेता को अपनी आंखें खुली कान बंद रखने चाहिए, भी कोई भी सामान ले देख परख के ही इसको खरीदना चाहिए। अगर उसके अंदर मिस्टेक कर दी तो देखो वहां पर जो सेलर है वो जिम्मेवार नहीं है। जैसे एक मामला आया था ना जिसके अंदर कहा गया कि, जिसके अंदर एक स्टोरी थी कि एक व्यक्ति ने कुछ सूअर बेचे और जो खरीदने वाला था उसको दिखा दिए कि भैया ये, तो उसने कहा कि हाँ ये इसका स्वास्थ्य अच्छा ही होगा, कैसे हेल्थ है या कुछ, उसने पूछा ही नहीं। अब सूअर उसके सामने थे, चेक कर लेता। अब उसके बाद वहां पर वो जो सूअर थे, ठीक है, वो बीमार थे और बाद में एक दो को छोड़कर बाकी सारे मर गए, ठीक है, तो वहां पर क्या सेलर जिम्मेवार है? नहीं, क्योंकि बोलना वहां उसकी ड्यूटी नहीं है, उसने तो वो सामान आपके सामने पेश कर दिया। जहां पर बोलना ड्यूटी नहीं है वहां चुप रहते हो तो वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन जहां पर बोलना आपकी ड्यूटी है, किसी चीज को डिस्क्लोज करना जरूरी है, आपकी जिम्मेवारी है, वहां पर आप नहीं करते तो वो क्या है? वो फ्रॉड के अंदर आएगा, वो फ्रॉड के अंदर आएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी है या नहीं किसी बात को डिस्क्लोज करने की। अब उसके बाद आता है सेक्शन 18, दुरुपदेशन, मिसप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको मिथ्या व्यपदेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये फ्रॉड से थोड़ा सा भिन्न है, थोड़ा सा अंतर है। क्या होता है मिसप्रेजेंटेशन, बताइए? भाई किसी फैक्ट को इस तरीके से पेश करना जिस पर खुद का ही विश्वास ना हो, भी किसी व्यक्ति द्वारा किसी बात का मिथ्या कथन ये जानते हुए करना कि वो सत्य है, दुरुपदेशन। मिथ्या व्यपदेशन में प्रवंचना करने अर्थात धोखा देने का आशय नहीं होता। मतलब आप किसी चीज को एक्स्ट्रा बता रहे हो लेकिन वो है या नहीं खुद को ही विश्वास नहीं। जैसे मैं कहता हूं कि साहब ये जो कंपनी है इसमें आप क्या है पैसा लगाइए, डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा, ये होगा वो होगा। अगर मुझे ये लगता है
ये बात पता है कि कुछ नहीं मिलेगा, जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं वो पूरा नहीं होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं बताइए? फ्रॉड कर रहा हूं, फ्रॉड है। अगर मैं ये बात कहता हूं, इसी बात को घुमा के ले लीजिए, भी एक कंपनी है जिसके बारे में मैं कहता हूं कि आप इसमें पैसा लगाइए या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और मुझे पक्का नहीं पता कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते, खुद को मुझे विश्वास नहीं है, पूरा खुद को विश्वास नहीं है, मतलब ये बात का भी नहीं मुझे कन्फर्म है कि नहीं मिलेगा। अगर मुझे ये बात का कन्फर्म है कि नहीं मिलेगा तो मैं मान लो फ्रॉड कर रहा हूं। अगर ये बात कह रहा हूं कि मिलेगा, अगर मुझे खुद को ही पक्का श्योर नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि हाँ मिलेगा, मतलब जिस बात पर खुद का ही भरोसा नहीं होना, उस बात को किसी के सामने पेश करना और कहना इस पर विश्वास करें, तो ये मिसप्रेजेंटेशन है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है, मिसप्रेजेंटेशन। जैसे डेयरी बनाम पीक, इसमें एक ट्राम में कंपनी ने को अपनी ट्राम पशु शक्ति द्वारा एक व्यापार मंडल की कंसेंट से भाप शक्ति द्वारा चलाने की एक संविधिक शक्ति प्राप्त थी। कंपनी के जो संचालक थे, प्रमोटर थे, उन्होंने जनता को शेयर खरीदने के लिए एक प्रोस्पेक्टस निकाली, इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे शेयर खरीदिए। प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि कंपनी भाप शक्ति का उपयोग करने के लिए सक्षम है, बेस पावर का यूज करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, ये बात लिख दी, लेकिन ये था नहीं उनके पास, ठीक है। जो संचालक थे, जो प्रमोटर थे, उनको ये विश्वास था कि इसमें व्यापार मंडल कोई आपत्ति नहीं, उसको कोई आपत्ति नहीं होगी, वो कंसेंट दे देगा, अपनी सहमति दे देगा। आगे चलकर क्या हुआ भाई, व्यापार मंडल ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया और परिणाम स्वरूप कंपनी को बंद करना पड़ा। तो ये यहां डिसाइड किया गया कि ये क्या है, मिसप्रेजेंटेशन। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने क्या कहा कि कंपनी भाप शक्ति का उपयोग कर सकती है, इसके लिए कॉम्पिटेंट, प्रोस्पेक्टस में लिख दिया, और व्यापार मंडल को इससे कोई मतलब आपत्ति नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में तो मतलब इस तरीके से लिख दिया कि कंसेंट मिल गई है, सहमति है व्यापार मंडल की, लेकिन एक्चुअल में रियल में क्या था कि सहमति नहीं मिली थी, और जो प्रमोटर्स थे वही, उनके दिमाग में क्या था कि व्यापार मंडल दे देगा सहमति, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, मिसप्रेजेंटेशन। अब मैं और एग्जांपल आपको बना देता हूं। जैसे कि मान लो किसी कॉलेज को एफिलिएशन नहीं मिला है न्यू एडमिशन का, हर साल मिलता है, ठीक है, मान लो किसी कॉलेज को नहीं मिला, ठीक है। अब वो कॉलेज वाले ये दिमाग में चला रहे हैं कि मिल जाएगा, महीने बाद मिल जाएगा, और वो प्रोस्पेक्टस में छापते हैं कि एफिलेटेड बाय यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल या कोई भी एफिलेटेड है। अब मान लो उन्होंने ये छाप दिया, अब मान लो स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, तो वो क्या माना जाएगा, मिसप्रेजेंटेशन। अगर ना मिले आगे जाकर तो वो क्या माना जाएगा, मिसप्रेजेंटेशन। भाई अभी मिला नहीं था एफिलिएशन, लेकिन दिमाग में ये था कि मिल जाएगा, और लिख दिया कि हाँ है हमारे पास, तो ये मिसप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मिसप्रेजेंटेशन मतलब फ्रॉड के अंदर तो पता होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मिसप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि 50-50 होता है, कि खुद को ही विश्वास नहीं होता जो बात आप किसी के सामने रख रहे हो, ये मिसप्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है, भूल। तो मिस्टेक, भूल के अधीन की जाने वाली संविधाएं या तो शून्य होती हैं या वॉइडेबल, मतलब या वॉइड होती है। ये होता है शायद 19 से शुरू होता है तो 21 में, हाँ ये 19 से शुरू होता है, अभी बता देता हूं। नहीं, ये होता है आपका 20 से,
फीस से शुरू होता है। ठीक है। 19 में ये बता रखा है कि विदाउट फ्री कंसेंट के जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइडेबल होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बता दिया मिस्टेक। अब मिस्टेक दो प्रकार की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब किसी तथ्य की भूल किसी भी पार्टी को हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मान लो लॉ की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ। देखो कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ है उसके सेक्शन 21 के अनुसार जो देशीय विधि है, देशीय विधि कौन सी होती है? इंडियन लॉ। उसकी जो मिस्टेक है वो क्षमनीय नहीं है, उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भारत में प्रवर्तित किसी भी विधि की भूल के अधीन की जाती है तो ऐसी संविधाएं शून्य करनी नहीं होंगी। लेकिन अगर संविदा विदेशी विधि की भूल के अधीन की जाती है तो वो शून्य होगी। ठीक है। मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है। कई बार क्या होता है, अगर एक पार्टी की मिस्टेक है तो वो एक्सक्यूजेबल हो सकता है, दोनों पार्टियों की मिस्टेक है तो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ किसका? इंडियन लॉ, इंडियन लॉ की कोई भूल है। ठीक है। तो वहां पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। वो नहीं माना जाएगा भाई। जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, वो एक्सक्यूजेबल नहीं है। अगर बोथ पार्टी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जीरो, दोनों पक्षकारों को। ठीक है, शून्य होता है। जैसे आप मुझे घोड़ा बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूं, हो गया एग्रीमेंट, हो गया कॉन्ट्रैक्ट, पैसे तय कर लिए, लेकिन घोड़ा मर चुका है, इस बात का ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, दोनों को नहीं, बोथ पार्टी के द्वारा मिस्टेक। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। वॉइड अगर दोनों पार्टी की ओर से मिस्टेक हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। ठीक है, वॉइड जीरो होती है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? विधि की भूल। भाई आपने कोई काम कर दिया, उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि साहब मुझे लॉ का पता नहीं था, लॉ के अंदर ये चीज प्रोहिबिटेड है। समझ रहे मेरी बात को? मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। अब इस बात को समझो, मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? विधि की भूल। मान लो भाई, मैं एग्जांपल देता हूं, भी किसी ने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, मान लो चोरी कर दी, और वो बाद में कहता है कि साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने तो लॉ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, मैंने तो आईपीसी नहीं पढ़ा, उसमें 378 में दे रखा है कि चोरी करना एक अपराध है, अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं क्यों करता? तो क्या विधि की भूल क्षमनीय है? इसको क्षमा किया जा सकता है क्या? यस या नो? नहीं, नहीं। देखो ऐसे तो सारे बच जाएंगे लोग, जो डाका डालता है या कुछ भी है, ठीक है, तो वो कह देगा कि साहब मैं तो अनपढ़ हूं, मैंने तो लॉ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो नहीं, एक्सक्यूजेबल नहीं है, स्पेशली इंडियन लॉ की एक्सक्यूजेबल नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो भी इंडिया के अंदर तो कोर्ट क्या मान के चलता है लॉ के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में। जैसे ये 1872 का एक्ट है, ये मतलब आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर डेट को ये पास हो गया, इसका ये प्रवर्तन में आ गया। तो मतलब जिस दिन से ये गजट के अंदर, मतलब आप कह सकते हो बाय नोटिफिकेशन ये पब्लिश हुआ है, तो उस दिन से कोर्ट मान के चलता है कि जितने भी इसके प्रावधान है, इसकी जानकारी सभी व्यक्तियों को है, सभी व्यक्तियों को है। ठीक है, जितने भी लॉ इंडिया में चल रहे हैं, जितने भी कानून चल रहे हैं, चाहे वो आबकारी लगा लो, एनडीपीएस लगा लो, या कोई भी लगा लो, तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करता है कि सभी लोगों को ज्ञान है उनका। ठीक है, कल को आप ये नहीं कह सकते कि साहब आबकारी मैंने तो जानकारी ही नहीं कि ये क्या है। भाई कोई भी चीज अगर लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है, अगर आप वो करते हो तो भैया सीधी सी बात है, फंसोगे। वहां पर ये नहीं कह सकते कि साहब मिस्टेक ऑफ लॉ है, मुझे जानकारी नहीं थी। यहां तक कि अब ये मान के चलता है कोर्ट कि इंडिया के नक्शे के अंदर जहां पर कोई भी लॉ चल रहा है, ठीक है,
वहां वहां तक कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो विदेशी है, चाहे वो कोई भी है, वो उसके बारे में ये प्रियम्पशन की जाती है कि उसको उसकी उस लॉ की जानकारी। मान लो इंग्लैंड से घूमने के लिए एक अंग्रेज आता है, आज ही आया है, आते ही उसने कोई ऐसा काम कर दिया जो एक अपराध है, ठीक है, चाहे वो इंग्लैंड के अंदर क्राइम ना हो। अब वो क्या कहेगा कि साहब मैं तो आज ही आया हूं, मुझे क्या पता कि यहां ये चीज क्राइम है। अगर मुझे ज्ञान होता तो मैं क्यों करता, मैं तो विदेशी हूं, मैंने तो इंग्लैंड का लॉ पढ़ा है, रीड किया है, और यहां का मुझे नहीं पता, तो देखो माफ कर दो। तो क्या माफ कर दिया जाएगा? बताइए। नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल, विषमनीय नहीं। जैसे केस आया था, उसके अंदर क्या था कि एक व्यक्ति विदेश जाता था और वहां से कुछ ना कुछ सोना लेकर आता था, लिमिट उतनी लाता था जितना अलो किया गया, ठीक है। एक बार वो विदेश गया, ठीक है, और आते समय सोना लेकर आया, लेकिन उसके जाने के बाद लॉ चेंज हो गया। जो आप कह सकते हो कि मात्रा थी भी कितना ला सकते हो, ठीक है, कितना आप ग्राम या कितना ला सकते हो, वो कम कर दी गई, ठीक है। वो आया, वहां पकड़ा गया, उसने कहा कि ये तो चलता था इतना, तो ला सकते थे, कहते अब ये कर दिया, अब कम कर दी। वो कोर्ट में पेश किया गया, उसने कहा कि मिस्टेक ऑफ लॉ साहब, पहले मैं लाता था, मुझे पता था, लेकिन मैं गया और पीछे से लॉ चेंज हो गया, इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी, तो ये बाय मिस्टेक है। तो कोर्ट ने कहा मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं, चाहे आपको जानकारी थी चाहे नहीं थी, इंडिया के अंदर आए हो, वो एक्ट किया है जो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, तो नहीं बच सकते। तो देखो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल हो सकता है, कुछ एक अवस्थाओं में मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होता, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो इसमें तो हाँ देखो, ये मानी जाती है, जैसे आप यहां तक आओगे तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, जितने भी केस लो है पर्टिकुलर तरीके से वो सारे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और जितने केस लो आप लिखोगे उतने ही नंबर आपके ज्यादा आएंगे। तो ये सेक्शन भी आपको साथ साथ में आप अपलोड कर सकते हो डायरेक्ट, अगर किसी को कोई सेक्शन में परेशानी है या सेक्शन नहीं मिल रहे तो डायरेक्ट डाउनलोड करके वहां से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। और आपका शायद अगला हाँ जी, सिंपल ब्रीफली जो पार्लियामेंट ने पास किया है, संसद ने पास किया, वहीं तक सीमित है वो, उसके अंदर ज्यादा थ्योरी नहीं होती, थोड़ी बहुत होगी। कल तो छुट्टी है, कल तो छुट्टी है, मंडे को क्लास होगी। हाँ, मंडे मंडे नो उसके बाद करेंगे जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइड, उसके बाद कंटिन्यू। डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो आप गूगल से, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।